Hello friends, how are you? Welcome back to our YouTube channel. This is Jay Chandani from तर्क शास्त्र. दोस्तों, हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू लॉ ऑफ टॉट्स डाला था लास्ट वीडियो एंड हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा लोग बोल रहे थे कि सर प्लीज़ एक साइमल्टेनियसली लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की भी आप सीरीज़ बनाओ. तो मैंने सोचा ठीक है, इंट्रोडक्शन टू लॉ ऑफ टॉट्स की एक सीरीज़ जो है वो तो कंटिन्यू करता हूँ, साइमल्टेनियसली एक इंट्रोडक्शन टू कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट लॉ के जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं उनका भी एक सीरीज स्टार्ट करते हैं. तो आप लोगों के लिए लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आज लेकर आ रहा हूं. अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना कि आप लोग कौन कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस चाहते हो और प्लीज हमें सब्सक्राइब करना. लेट्स बिगिन. सो व्हेन वी क्या से ये इंट्रोडक्शन, ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना, ये कहाँ से आता है और क्या हिस्ट्री रही है इसकी, अपन लोग पहले उसकी बात करते हैं. और उससे भी पहले अगर मैं तुम लोगों को बताऊं कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ होता क्या है, तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो है वो बेसिकली मर्केंटाइल लॉ है. मर्केंटाइल लॉ क्या होता है? तो वो लॉज जो कि ट्रेडिंग गुड्स और इससे रिलेटेड जितने भी लॉज रहते हैं ना, जो व्यापार होता है किसी भी देश में, तो उसको गवर्न करते हुए जो भी कानून होते हैं वो मर्केंटाइल लॉ कहलाते हैं, है ना. जैसे गुड्स एंड सर्विसेज लॉ है ना, कंपनी लॉ हो गया. तो ये सारे जो लॉज हैं ये क्या हो जाते हैं, ये मर्केंटाइल लॉ कहलाते हैं. अब मर्केंटाइल लॉ की जो शुरुआत है वो अपन लोग मान सकते हैं इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट लॉ से हुई है. कॉन्ट्रैक्ट लॉ क्या है, कब स्टार्ट हुआ था? तो इन द ईयर 1861 विच इज प्री इंडिपेंडेंस, है ना. ब्रिटिश एम्पायर जब था इंडिया में, ब्रिटिश रूल था, तो वहां पर द लॉ कमीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर जॉन रोमेली presented the report on contract law for India. Now this becomes important for your current affair purpose, है ना. करंट अफेयर्स भी नहीं, जनरल नॉलेज जीके के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ कि ये कुछ जो नाम है और जो ये फर्स्ट लॉ कमीशन है, ये सारी चीजें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है. सो द लॉ कमीशन सबमिटेड अ ड्राफ्ट ऑन 28 जुलाई 1866, है ना. फर्स्ट ड्राफ्ट जो है वो 28 जुलाई 1866 को सबमिट करा गया था. एंड जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो उसको इनेक्टमेंट या असेंट जो है वो मिली थी 25 अप्रैल 1872 को एंड इट केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 1 सितंबर 1872. अब हम लोग दो चीजें देख रहे हैं और जब भी आप लोग लॉ पढ़ोगे, क्योंकि ये पहला है तो मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं. ओके, I'll just stay. ठीक है, दो चीज है. आप लोग जब भी लॉ पढ़ोगे तो आपको दो चीजें देखने को मिलेगी. एक इनेक्टमेंट डेट, उसको असेंट डेट भी बोलते हैं, और एक इन्फोर्समेंट डेट जिसको कमेंसमेंट डेट भी बोलते हैं. क्या होता है ना, एक होता है असेंट या इनेक्टमेंट डेट. ठीक है, ये होता है जब भी कोई लॉ बनता है ना तो उस पे प्रेसिडेंट के सिग्नेचर लगते हैं, है ना. प्रेसिडेंट के सिग्नेचर लगते हैं. तो जैसे ही किसी बिल पर, पहले बिल रहता है ना, पहले बिल ड्राफ्ट होता है और उसके बाद उसको कानून बनाने के लिए उस पे जो प्रेसिडेंट है उनके सिग्नेचर चाहिए रहते हैं. तो जैसे ही प्रेसिडेंट किसी बिल पर साइन कर देते हैं, वो क्या हो जाता है, वो उस दिन कानून बन जाता है और वो बोला जाता है कि दिस इज द असेंट डेट, है ना. इट वॉज फर्स्ट इनेक्टेड, तो इस दिन साइन हुआ था. ठीक है, अब ब्रिटिश एम्पायर में प्रेसिडेंट नहीं थे तो डेफिनेटली यहाँ पर जो क्वीन है उनके साइन आपको देखने को मिलते हैं. सो जैसे ही प्रेसिडेंट किसी बिल पर साइन करते हैं, दैट बिल बिकम्स अ लॉ. नाउ अब लॉ जो है वो एक तो ये हो गया इनेक्टमेंट डेट. अब कमेंसमेंट डेट क्या होता है? अब लॉ जो है वो इन्फोर्स किस दिन से किया जाएगा, मतलब वो लागू किस दिन से होता है, दैट इज नोन एज इन्फोर्समेंट. तो ये वाला जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये लागू हुआ था, या फिर ये जिस दिन से अब ये व्यापारों पर लगने लग गया था, दैट वाज 1 सितंबर, है ना. 1 सितंबर 1872. तो यहां से इसको बोलते हैं कि ये कमेंस हुआ था या इन्फोर्स हुआ था. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट, अब कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? तो कॉन्ट्रैक्ट को अगर मैं तुम लोगों को एक बेयर लैंग्वेज में या एक ब्रॉड वे में तुम्हें समझाऊं तो इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट
मेड बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स, है ना, 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच में होना चाहिए, टू डू और टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग अ पर्टिकुलर एक्ट। अब अगर तुम लोगों ने लॉ ऑफ थॉट्स का वीडियो देखा है तो मैंने आपको वहां पर बताया कि जब भी हम लोग टू डू की बात करते हैं तो वहां पर टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ टू डू, है ना, किसी चीज को ना करना, है ना, ये भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है कि आप ये मत करना, आप मेरे इलाके में दुकान मत खोलना, आप मेरे इलाके में दुकान नहीं खोलोगे तो मैं आपको इतने पैसे दूंगा। वैसे तो रिस्ट्रेंड ऑफ ट्रेड्स में जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो वॉइड होते हैं, लेकिन देयर आर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस जहां पर हम लोग ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो टू डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग अ पर्टिकुलर एक्ट, ठीक है, दिस इज बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड सम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो कि आप लोग कॉन्ट्रैक्ट लॉ में यूज करोगे। सो द फर्स्ट वन इज प्रपोजल। Proposal says that when one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing something with a view to obtaining the assent of that other person for such act or abstinence, he is said to make a proposal. क्या मतलब है? जब भी कोई इंसान, any party, जब वो अपना इंटरेस्ट शो करता है ना, his willingness to get into a contract or to do an act or abstain from doing something, है ना, और वो ऐसे ही नहीं कि भाई हाँ ठीक है तू करेगा या नहीं करेगा, वो चाहता है कि भाई हाँ तू बता मुझे कि क्या तेरी हामी है, विद द व्यू ऑफ ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ द अदर पर्सन, है ना, उसको हामी चाहिए कि भाई तुम हाँ बोल या ना बोल। ऑफ कोर्स हाँ के लिए वो प्रपोजल देना चाहता है, तो विद द व्यू ऑफ ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ दैट पर्सन फॉर सच एक्ट और अब्सटिनेंस, कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए, देन इट इज सेड कि उस पर्सन ने सामने वाले को क्या दिया है, प्रपोजल दिया, अदर पार्टी को प्रपोजल दिया। सेकेंड इज प्रॉमिस। प्रॉमिस क्या होता है? सो प्रॉमिस इज व्हेन द पर्सन, तो प्रॉमिस से पहले हम लोग समझते हैं कि एक्सेप्टेंस क्या होता है। सो व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज असेंट देयर टू, यहां पर जो वर्ड इंपॉर्टेंट है दैट इज देयर टू, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। तो जब जिसको प्रपोजल दिया गया था वो अपनी असेंट, है ना, अपनी हामी जो है वो एज इट इज देता है ना, जो आपको प्रपोजल मिला था इन दी सेम सेंस वो बोलता है कि हाँ भाई मेरे को ये प्रपोजल एग्रीड है, तो हम बोलते हैं कि ये जो प्रपोजल है ये एक्सेप्ट कर लिया गया है। और जैसे ही प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है दैट बिकम्स अ प्रॉमिस, एंड द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रॉमिसर एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रॉमिसी, है ना। तो जो पर्सन प्रॉमिस कर रहा है उसको बोलते हैं प्रॉमिसर, और जिसने प्रॉमिस दिया, जिसने एक्सेप्टेंस दिया वो कहलाएगा प्रॉमिसी, जिसको प्रपोजल दिया गया, ठीक है, उसको वो कहलाएगा प्रॉमिसी, ठीक है। नाउ विल कम टू कंसिडरेशन। अब कंसिडरेशन क्या होता है? कंसिडरेशन के साथ आप एक लैटिन टर्म पढ़ते हो विच इज क्विड प्रो को। क्विड प्रो को इज समथिंग इन रिटर्न। सो कंसिडरेशन इज बेसिकली जब भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो आप किसी पर्सन को बोलते हो कि यार तू ये करना, पर उसको ये करने का जो प्राइस है उसको डेफिनेटली एक प्राइस पे होगा, है ना। इफ समवन इज डूइंग समथिंग फॉर यू देयर मस्ट बी अ प्राइस एसोसिएटेड टू दैट, है ना, देयर मस्ट बी समथिंग इन रिटर्न टू दैट, एंड दैट इज नोन एज कंसिडरेशन। कंसिडरेशन में एक बार डेफिनेशन पढ़ता हूं, क्या बोलता है? व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर। यहां से हमें पता पड़ता है कि जो कंसिडरेशन है वो किसकी डिजायर पे होना चाहिए, दैट मस्ट बी ऑन द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर। मतलब जो पर्सन प्रपोजल दे रहा था, ठीक है, वही बताएगा कि क्या कंसिडरेशन होनी चाहिए। कोई थर्ड पार्टी आके नहीं बताएगा कि भाई हाँ तू बता दे क्या क्या करवाना है, लेकिन प्राइस जो है वो मैं सेट करूंगा, नहीं। इट विल बी रन अकॉर्डिंग टू द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कंसिडरेशन है, जब हम लोग ये लाइन पढ़ते हैं इसका मतलब है कि कंसिडरेशन can be given by the promisee or any third party on behalf of the promisee. So it is when the desire of the promiser, the promisee or any other person has done or abstain from doing, कुछ करता है या कुछ ना करता है, abstain करता है, or does or abstains from doing or promises to do or abstain from doing something, such act or abstinence or promises for consideration for the promise. बहुत ही सिंपल है, 3 से 4 चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है। पहला कि कंसिडरेशन जो है एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर।
सेकेंड कि कंसिडरेशन जो है वो प्रॉमिसी और उसके अलावा कोई थर्ड पार्टी भी दे सकता है. अच्छा, कंसिडरेशन कैन बी, जब हम लोग ये पढ़ते हैं has done or abstain from doing, this is past tense, or does or abstains from doing, present, or promises to do or abstain from doing, है ना, या future. तो कंसिडरेशन जो है वो पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है. इसका मतलब कि किसी ने आपके लिए पहले कुछ करा था, उसके बिहाफ में अब आप उसको कुछ कर रहे हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, वो भी चलेगा. आज की तारीख में आप किसी से बोल रहे हो कि ये कर दे और आज ही वो आपके लिए कुछ करेगा, है ना, क्विड प्रो को आज ही प्रेजेंट में हो रहा है, वो भी चलेगा. और आप बोलते हो कि यार तू मेरे लिए ये कर तो मैं तेरे को फ्यूचर में कुछ जो भी इसका पेमेंट कर दूंगा, तो फ्यूचर कंसिडरेशन भी चलेगा. ठीक है. और प्रॉमिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन फॉर दी प्रॉमिस. अभी जब हम लोग कंसिडरेशन डीप में पढ़ेंगे तो हम लोग कंसिडरेशन के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे. ठीक है, ये बेसिक लैंग्वेज, बेसिक डेफिनेशन है जो आपको गो थ्रू करनी चाहिए. नेक्स्ट इज एग्रीमेंट. अब एग्रीमेंट क्या होता है? सो एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट. क्या बोलता है? एवरी प्रॉमिस और द सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर. और ये आप लोगों को सोचने वाली बात है. लेट्स कंसिडर कि अगर कोई पर्सन ए है, वो बी के साथ कोई प्रॉमिस करता है. ठीक है, तो ए ने जो बी के साथ प्रॉमिस करा, अब बी के लिए भी कुछ कंसिडरेशन होगा, है ना. सपोजिटली ऐसा बोलते कि ए ने बोला कि भाई, ए बी को बोलता है कि तू मेरा घर बना दे. ठीक है, मेरा घर जो है वो कंस्ट्रक्ट कर दे और मैं तेरे को 2 लाख रुपए दूंगा उसके लिए. ठीक है, तो ए ने जो बी को बोला कि भाई तू मेरा घर बना दे, ठीक है, तो दैट विल बिकम अ प्रॉमिस. अगर बी बोलता है हाँ ठीक है मैं आपके लिए घर बना देता हूं और आप मेरे को 2 लाख रुपए दे देना. नाउ यहां पर ये जो ए है, ए और बी है, उसके लिए ए के लिए घर बनाना, है ना, मतलब ए के लिए जो बी घर बनाएगा, दैट बिकम्स अ प्रॉमिस बाय बी. और बी जैसे ही घर बना लेता है तो ए बोलता है कि भाई मेरे को 2 लाख रुपए दे दूंगा. दैट बिकम्स अ प्रॉमिस बाय ए टूवर्ड्स बी. तो ये जो प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिसेस होते हैं फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, है ना. ए के लिए जो कंसिडरेशन है दैट इज कि उसका घर बन जाएगा, और बी के लिए जो कंसिडरेशन है दैट इज कि उसको 2 लाख रुपए मिलेंगे. सो प्रोमिसेस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज सेड टू बी एन एग्रीमेंट. ये हो जाता है एग्रीमेंट. नाउ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं कि इट इज एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ. एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट. इसको हम लोग थोड़ा सा अब डीप में समझते हैं. ठीक है, सो व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट. हम लोग जब भी कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ते हैं तो सबसे पहली चीज जो हमें समझनी चाहिए वो ये कि कौन से एग्रीमेंट्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. और जब हम लोग ये समझते हैं तो हमें एक और चीज समझ में आती है. इस लाइन को पढ़ के एक चीज समझने की कोशिश करना कि हर एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, पर हर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्रीमेंट नहीं होता, है ना. ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट all contracts are agreements, but all contracts are agreements, but all agreements are not contract. कैसे होता है अभी अपन समझते हैं. ठीक है, सो जब भी हम लोग कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं हम लोग 2 चीजें देखते हैं. क्या? सबसे पहली चीज एग्रीमेंट, है ना. और सेकंड चीज जो रहती है दैट इज इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ. ये दोनों मिलके बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट. मैं सेक्शन से लिखूंगा, ठीक है, अगर तुम लोगों को जानना है तो दिस इज बेसिकली 2E डिफाइन इन. ठीक है, ये हम लोग जनरेट करते हैं सेक्शन 10 से, सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 2H में डिफाइंड है. ठीक है, तो एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सिबल बाय लॉ है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. अगर मैं एग्रीमेंट की बात करूं तो एग्रीमेंट क्या होगा? एग्रीमेंट में दो तीन चीजें आएंगी. पहला क्या? सो बेसिकली एग्रीमेंट में मैं बोल सकता हूं कि प्रॉमिस होगा एंड प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिसेस, पर मैं प्रॉमिस के साथ कंसिडरेशन भी डाल ही देता हूं. सो प्रॉमिसेस एंड सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज सेड टू बी एग्रीमेंट. और प्रॉमिस क्या होगा? तो प्रॉमिस जो है वो बनता है थ्रू प्रपोजल आएगा किसी का. सो अ प्रॉमिसर विल, लाइक अ पर्सन, प्रपोजर जो है वो प्रपोज करेगा प्रपोजी को, है ना, कि भाई मेरा ऑफर जो है वो एक्सेप्ट कर लो. तो प्रपोजल होगा एंड देन यहां पर क्या होगा? एक्सेप्टेंस. जैसे ही प्रपोजल को एक्सेप्टेंस मिल जाता है वैसे ही वो प्रॉमिस बन जाता है.
तो प्रपोजल को जैसे ही एक्सेप्टेंस मिलता है वो प्रॉमिस हो जाता है, और प्रॉमिस जो है, प्रोमिसेस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज सेड टू बी एन एग्रीमेंट. दिस इज एज इजी एज दैट, है ना. तो पहले कोई ऑफर होना चाहिए, वैलिड ऑफर. अब यहां पर जब मैं प्रपोजल लिखता हूं, इसको बेसिकली हम लोग ऑफर भी बोल सकते हैं, और ये ध्यान रखना है ये वैलिड होना चाहिए, एक ऐसा होना चाहिए वैलिड. क्या होता है वैलिड ऑफर या वैलिड प्रपोजल, वो हम लोग किसी और जो कंसंट्रेटेड होगा वीडियो ओवर प्रपोजल, हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे. और वैलिड एक्सेप्टेंस क्या होता है, और टाइप्स ऑफ प्रपोजल और टाइप्स ऑफ प्रोमिसेस क्या होते हैं, वो हम लोग डेफिनेटली देखेंगे. तो वैलिड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, बेसिकली एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट होना चाहिए, और वगैरह वगैरह. सेक्शन 7 आता है, तो हम लोग सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग एक्सेप्टेंस देखेंगे, ठीक है, क्या होती है. सो अभी हाल फिलहाल के लिए दैट देयर मस्ट बी अ प्रपोजल, इट मस्ट बी, जैसे ही प्रपोजल एक्सेप्ट होता है वो बन जाता है प्रॉमिस, और प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट. नाउ एक और चीज ध्यान देने वाली बात है कि हर एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है. ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट. मैंने तुम्हें एक चीज लिखी है, क्या एक चीज बोली, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट. ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट. ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट. बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट. ऐसा क्यों बोलता हूं मैं, बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं. सो होता क्या है, पहली चीज तो यस, तो वो एग्रीमेंट्स जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होंगे सिर्फ वही होंगे जिनको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे. तो डेफिनेटली एग्रीमेंट एक वाइडर स्कोप है. एक और चीज बहुत ध्यान देने वाली बात है जो कि आपके कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए इसेंशियल है, दैट इज द पर्सन हु वांट्स टू, लाइक द पर्सन हु इज गेटिंग इनटू एन एग्रीमेंट. वो एग्रीमेंट जब वो कर रहा है, या वो जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वो बनाना चाहता है विद द इंटेंशन ऑफ गेटिंग इनटू अ लीगल ऑब्लिगेशन, है ना. उसका इंटेंशन होना चाहिए कि भैया मैं लीगल ऑब्लिगेशन में आना चाहता हूं, ठीक है. बहुत सारे एग्रीमेंट्स होते हैं, जैसे मैं बोलूं कि एक फादर जो है वो अपने बच्चे के साथ एग्रीमेंट करता है कि भाई तू अगर एग्जाम में टॉप करेगा तो मैं तेरे को बाइक लेके दूंगा, ठीक है, या मैं तेरे को एक्टिवा लेके दूंगा. अब वो टॉप करता है पर उसके पापा उसको बाइक नहीं लेके देते, तो क्या वो अपने पापा को सू कर सकता है इस चीज के लिए. वैलिड एग्रीमेंट है पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. क्यों कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि जब फादर प्रॉमिस कर रहे थे, यहाँ प्रपोजल दे रहे थे, और ये प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ, प्रॉमिस तो बना, एग्रीमेंट भी हुआ, पर ये एग्रीमेंट विद द इंटेंशन ऑफ फॉर्मिंग अ लीगल ऑब्लिगेशन नहीं बनाया गया था. तो बहुत ध्यान देने वाली बात है कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट, जब भी एग्रीमेंट बनाया जाए, वो तभी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जब वो इस इंटेंशन के साथ बनाए गए हैं कि भैया मैं लीगल ऑब्लिगेशन में आना चाहता हूं, ठीक है. अगर, और लीगल ऑब्लिगेशन से मेरा मतलब क्या है, लीगल ऑब्लिगेशन से मेरा मतलब है कि अगर कोई भी पार्टी अपने टास्क को फुलफिल नहीं करते, अपने ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं करते हैं, तो उनके ऊपर केस किया जा सकता है. बेसिकली फिर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा और उनके ऊपर लीगल ऑब्लिगेशंस आ जाएंगी. they'll have to pay for that, right? तो ये सारी चीजें हैं. अब हम लोग देखते कि इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ क्या होता है. अच्छा, उसके पहले आई जस्ट रीड दिस. तो मैंने ये सेक्शन 10 का आप लोगों के लिए एक लाइन जो है वो यहाँ पर लिखा है. इट सेज दैट ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट. क्या? फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज. तो इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ जब हम लोग देखते हैं तो दो तीन चीजें. सबसे पहले तो ऑफकोर्स देयर मस्ट बी टू पार्टीज, एटलीस्ट टू पार्टीज, है ना. एटलीस्ट टू पार्टीज होनी चाहिए, एटलीस्ट टू पार्टीज उनके बीच में. और ये जो टू पार्टीज है दे मस्ट बी कॉम्पिटेंट, है ना. तो एटलीस्ट टू पार्टीज, पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट, पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट, पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट. क्या होता है ये हम लोग आगे देखेंगे, है ना. कॉम्पिटेंट. नेक्स्ट इज कि देयर मस्ट बी फ्री कंसेंट. फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट क्या होता है वो भी हम लोग आगे देखते हैं, है ना. फ्री कंसेंट क्या होता है वो भी हम लोग आगे देखते हैं. फिर देयर मस्ट बी अ लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट. लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए और लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए. लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए. And the contract must not be hereby or the agreement must not be hereby declared to be void. Not expressly declared to be void. Not expressly
डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। बहुत जल्दी जल्दी इसको समझते हैं कि ये क्या होता है, ठीक है, क्या होता है ये समझते। तो जब भी इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ की बात करोगे तो ये भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं बात करूं कि कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, तो यहां से स्टार्ट होगी चीजें, सिर्फ वो नहीं देखेंगे, यहां से स्टार्ट होगी कि वैलिड प्रपोजल या ऑफर होना चाहिए, वैलिड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, फिर वो प्रॉमिस बनेगा, वैलिड कंसिडरेशन भी होना चाहिए, एग्रीमेंट बनेगा, फिर उसके साथ कि भाई इधर एक चीज डाल देता हूं कि दिस एग्रीमेंट मस्ट बी विद द इंटेंशन, मस्ट बी विद द इंटेंशन टू एंटर इनटू अ लीगल ऑब्लिगेशन, टू एंटर इनटू अ लीगल ऑब्लिगेशन, है ना। इसका मतलब है कि मॉरल एग्रीमेंट्स नहीं होने चाहिए, मॉरल या सोसाइटल एग्रीमेंट्स, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए केस है मिस्टर एंड मिसेस बाल्फर वाला। उसमें क्या होता है बेसिकली, मिस्टर बाल्फर जो है वो अपनी वाइफ को एक प्रॉमिस करते हैं, जब मिसेस बाल्फर जो है उनको कुछ डिजीज हो जाता है कि भाई मैं तुझे कुछ पैसा जो है वो ट्रांसफर करते रहूँगा, पर उनकी लाइफ में कुछ दिक्कतें हो जाती है तो वो सेपरेट होना चाहते हैं। अब होता क्या है कि मिसेस बाल्फर को मिस्टर बाल्फर जो है वो पैसा देना बंद कर देते हैं, तो वो पैसा रोक देते, तो मिसेस बाल्फर जो है वो कोर्ट में केस कर देती है कि भैया इन्होंने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करा था कि ये मेरे को पैसा देते रहेंगे और अब ये पैसा नहीं दे रहे हैं, ठीक है। एंड कोर्ट ने ये हेल्प करा था कि भाई आपके बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, क्योंकि ये मियर एक एग्रीमेंट था जो कि एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में हुआ था। यहाँ पर ये जो एग्रीमेंट है ये इस इंटेंशन के साथ नहीं बनाया गया था कि भाई अगर मैं इस एग्रीमेंट को फुलफिल नहीं करूंगा तो सामने वाली पार्टी मेरे ऊपर केस कर देगी। इट वॉज नॉट मेड विद द इंटेंशन ऑफ गेटिंग इनटू अ लीगल ऑब्लिगेशन, ठीक है। नाउ हम लोग आगे आते हैं अब इन बातों पर। तो उसके बाद क्या होना चाहिए, इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ, तो डेफिनेटली देयर मस्ट बी मोर देन 2 पार्टीज, एटलीस्ट 2 पार्टीज, दे मस्ट बी कॉम्पिटेंट, फ्री कंसेंट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए और नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। क्या होता है उस पे आता हूं मैं, क्या होता है उस पे आता हूं, ठीक है। सो कॉम्पिटेंट पार्टीज, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कॉम्पिटेंट पार्टीज, और उसके साथ हम लोग ये भी समझेंगे कि एटलीस्ट 2 पार्टीज क्यों जरूरी है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कॉम्पिटेंट पार्टीज की, पहले तो 2 पार्टीज होना जरूरी है। एक केस है उसके लिए, यू कैन जस्ट मेंशन दैट कि भाई स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रामनलाल एस एंड कंपनी। इसमें क्या हुआ था, ये जो कंपनी है बेसिकली एक पार्टनरशिप फर्म थी और ये क्या कर रहे थे, अपनी फर्म जो है उसको डिसॉल्व कर रहे थे। तो इन लोगों ने अपने एसेट्स और जो भी चीजें थी उसको बेचा और जो भी उससे पैसा आया वो पार्टनर्स ने आपस में डिवाइड कर लिया, सेटल कर लिया। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बोलता है कि भाई जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है तो उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, है ना। हाउएवर ऑल ट्रांजैक्शंस दैट फॉल अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट आर लायबल फॉर टैक्सेशन बाय द ऑफिस ऑफ द स्टेट सेल्स टैक्स ऑफिस। अब इन्होंने तो कोई टैक्स दिया नहीं तो इनके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट ने केस कर दिया। तो पर कोर्ट ने क्या हेल्प करा, कोर्ट ने हेल्प करा कि भाई ये जो पार्टनर्स हैं, ठीक है, ये लोगों के बीच में कोई सेल्स का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है ना, ये लोग तो ऑलरेडी पार्टनर्स हैं और एसेट्स अगर ये पार्टनरशिप फर्म जो है उसको डिसॉल्व करिए तो उन्होंने जो एसेट्स हैं उसको सेटल करा है, एक मियर सेटलमेंट हुआ है। देयर हैज नॉट बीन एनी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन 2 पार्टीज, और सिंस देयर इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन 2 पार्टीज, ये माना जाएगा कि भाई जब कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है तो कोई टैक्स की लायबिलिटी ही नहीं बनती है। तो कोर्ट ने कंपनी के फेवर में डिसीजन दिया, ठीक है। नेक्स्ट इज तो कंपिटेंस की जब हम लोग बात करते हैं तो सेक्शन 11 हम लोग देखते हैं। सेक्शन 11 जो है वो बताता है कि कौन सी पार्टीज कंपिटेंट होती है। अब सेक्शन 11 3 चीजों की बात करता है। पहली चीज मेजोरिटी एज, दूसरी चीज कि जब द पर्सन एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी ऑफ साउंड माइंड, एंड द थर्ड थिंग इज दैट द पर्सन मस्ट नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वाइड या इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, है ना। तो क्या होता है अपन लोग देखते हैं। फर्स्ट इज एज ऑफ मेजोरिटी। क्या होता है भाई एज ऑफ मेजोरिटी? तो एज ऑफ मेजोरिटी से मतलब है कि भाई जिस कानून के तहत वो जिस बेसिकली ये जो कॉन्ट्रैक्ट जहां पर हो रहा है ना, सो द पर्सन हु इज सब्जेक्ट टू दैट दीज लॉज वो मेजोरिटी एज का होना चाहिए। और इंडिया में जो मेजोरिटी एज है दैट इज 18 ईयर्स। तो अगर सिंपल सी बात है, अगर कोई 18 साल से बड़ा है या 18 साल की एज अटेंड कर लिए
तो वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वैलिड कॉम्पिटेंट पर्सन कहलाएगा. And a minor cannot enter into a contract. We will discuss this in thorough. जब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर डिस्कस करेंगे तो हम लोग इसको थॉरोली डिस्कस करेंगे. ठीक है, एक केस है इसको समझने के लिए विच इज दामोदास घोष वर्सेस मोहिनी बीबी. इसमें दामोदास घोष जो थे वो एक माइनर थे एंड वो उनको एक पैसे की जरूरत रहती, तो वो अपनी प्रॉपर्टी जो है वो मॉर्गेज करते हैं. ठीक है, फॉर सम मनी. अब सामने वाली जो पार्टी है जब वो मॉर्गेज को एग्जीक्यूट करने जाती है तो जो माइनर है वो बोलता है कि भाई ये जो कॉन्ट्रैक्ट है हम दोनों के बीच में ये तो इनवैलिड है, मतलब ऐसा तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं क्योंकि मैं कॉम्पिटेंट ही नहीं था, आई एम अ माइनर. तो वो केस कर देता है जाके सामने वाली पार्टी. और कोर्ट भी ये मानती है कि भाई जो कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर है दैट इज वॉइड एब इनिशियो. मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, माइनर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या होता है, वॉइड एब इनिशियो. वॉइड एब इनिशियो क्या होता है और उसके पहले वॉइड क्या होता है. तो वॉइड होता है कॉन्ट्रैक्ट जो कि इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं होता है ना, वो क्या कहलाएगा, दैट इज वॉइड. ठीक है, ऐसे एग्रीमेंट्स जो कि अनलॉफुल हैं, ठीक है, वो डेफिनेटली क्या कहलाएंगे, वॉइड. और वॉइड एब इनिशियो क्या होता है, तो वॉइड एब इनिशियो होता है वो बेसिकली स्टार्टिंग, वॉइड फ्रॉम दी स्टार्टिंग और दी बिगिनिंग, वॉइड फ्रॉम दी स्टार्टिंग, है ना, वॉइड फ्रॉम दी स्टार्टिंग, फ्रॉम दी इंसेप्शन, वेरी इंसेप्शन इट इज अ वॉइड, है ना. कोई चीज खारिज है वो गलत है, गलत नहीं, वॉइड, वॉइड मतलब शून्य, जीरो, है ना, वॉइड मतलब जीरो है फ्रॉम दी स्टार्टिंग. तो अगर एग्रीमेंट, जो ये एग्रीमेंट हुआ है ना दामोदास घोष और मोहिनी बीबी में, वो वॉइड था फ्रॉम दी स्टार्टिंग, वो कभी कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना, है ना, वो कभी कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना क्योंकि माइनर के साथ एग्रीमेंट जो होते हैं वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते. ठीक है, नेक्स्ट इज कि साउंड माइंड का होना चाहिए. तो साउंड माइंड क्या होता है, साउंड माइंड मीन्स दैट द पार्टी और द पर्सन शुड बी एबल टू फुल्ली अंडरस्टैंड द टर्म्स और प्रॉमिस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम ऑफ द फॉर्मुलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, है ना. तो जिस वक्त साउंड माइंड से इतना मतलब है कि जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हो उस वक्त साउंड माइंड का होना चाहिए. और साउंड माइंड से मतलब क्या, इस समझ में होना चाहिए, ऐसे होशो हवास में होना चाहिए इंसान कि उसको समझ में आ रहा है कि भाई वो जिस चीज में एंटर कर रहा है उसके साथ लीगल ऑब्लिगेशंस आती हैं, है ना. उसको अगर ये आइडिया है जिस टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है तो ये माना जाएगा कि वो साउंड माइंड है. अब दो चीजें इसमें हम लोग पढ़ते हैं, क्या, एक तो अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ साउंड माइंड, है ना, अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड, एक ऐसा पर्सन जो कि यूजुअली अनसाउंड माइंड का रहता है बट ओकेजनली वो साउंड माइंड का हो जाता है, बट ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड मे मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ साउंड माइंड. तो ऐसा पर्सन जो यूजुअली अनसाउंड माइंड का रहता है पर जब वो कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है तब वो साउंड माइंड का है, तो ये माना जाएगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है. दूसरा सिनेरियो, ऐसा पर्सन जो यूजुअली साउंड माइंड का होता है पर समटाइम्स ही बिकम्स ऑफ अनसाउंड माइंड. जब वो कॉन्ट्रैक्ट बना रहा था स्पेसिफिकली तब अगर वो अनसाउंड माइंड का था तो ये माना जाएगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इनवैलिड है, वो कॉन्ट्रैक्ट खारिज कर दिया जाएगा, इस पर्सन को इनकम्पिटेंट माना जाएगा टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. इंस्टेंस दे देता हूं, सपोजिटली एक स्किज़ोफ्रेनिक है, ठीक है, तो अब स्किज़ोफ्रेनिया जो है वो ऐसा रहता है कि कभी उसको बेसिकली ही गेट्स ट्रॉमास या फिर वो स्विच हो जाता है एकदम से. तो अगर वो जब कॉन्ट्रैक्ट बना रहा था तब वो होशो आवाज में था, तब उसको समझ में आ रहा था कि क्या लायबिलिटीज होगी वगैरह वगैरह, तब वो एंटर करता है कॉन्ट्रैक्ट में, तो ये माना जाएगा कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है. ठीक है, नाउ अगेन दिस इज जस्ट अ मेयर एग्जांपल, इसमें बहुत सारी चीजें हमें चेक करनी पड़ेगी, तो इसको कंफ्यूज मत होना. बस ये सोचना कि जब कोई भी पर्सन किसी डिजीज से जा रहा है लेकिन एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट वो साउंड माइंड का और वो समझ सकता है, तो ये माना जाएगा कि वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है. और जब ऐसा पर्सन जो कि साउंड माइंड का है लेकिन उसको किसी ने सपोजिटली अल्कोहल कंज्यूम करा दिया, ठीक है, और उससे कोई पेपर साइन करा लिया, तो उस वक्त वो होशो हवास में नहीं था, ठीक है, तो ये माना जाएगा कि भाई वो उस टाइम पर जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे तब वो अनसाउंड माइंड का था, तो इसलिए उसको इनकम्पिटेंट बोला जाएगा. एक केस है अशफाक कुरैशी वर्सेस आयशा कुरैशी, इसमें यही हुआ था. बेसिकली जो मैरिज एक्ट है, मुस्लिम मैरिज एक्ट, ठीक है, तो मुस्लिम की जो मैरिजेस है वो कंसिडर की जाती है कि इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट, है ना, उसमें कबूले भी बोलते हैं,
है ना, दोनों पार्टीज को कबूल है करना पड़ता है, विच इज एक्सेप्टेंस, है ना। तो ये बोला गया था बाय द डिफेंडेंट, सॉरी बाय द प्लेंटिफ, कि भाई सामने वाली जो पार्टी है उन्होंने मेरी जो एक्सेप्टेंस ली है मैरिज में, वो अल्कोहल कंज्यूम करा के या मुझे ड्रग दे के मेरी एक्सेप्टेंस ली है, तो इंटॉक्सिकेट करके बेसिकली। तो ये माना गया कि भाई ये जो पर्सन है उसने जो एक्सेप्टेंस है वो उस टाइम पर अनसाउंड माइंड की थी, और सिंस वो अनसाउंड माइंड की थी या इंटॉक्सिकेटेड थी, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये खारिज कर दिया गया और इसको बोला गया कि भाई ये दिस इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, and the woman was incompetent to come into the contract at the time of making or formatting the contract. ठीक है, तो ये हो जाता है. Next, last is कि the person must not be disqualified from contracting by any law to which he is subject. इसका मतलब क्या है? बेसिकली बहुत सिंपल सा मतलब है कि भाई जिस लॉ से वो गवर्न होता है या जिस लॉ से वो सब्जेक्टेड है ना, जो भी पर्सन है वो उस दर से डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए. जैसे कोई भी कन्विक्ट है ना, अपने यहाँ पर कन्विक्ट जो है, कन्विक्शन अगर किसी को दे दिया जाता है तो कोई भी कन्विक्टेड पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, या कोई भी पर्सन एलियन एनिमी है ना, एलियन एनिमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता. फॉर इंस्टेंस तुम्हें पाकिस्तान के किसी पर्सन के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है, कोई डीलिंग करनी है, सो अगर इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे नहीं है और पाकिस्तान को हमने एलियन एनिमी घोषित कर दिया है, तो आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते हो. एंड तो दिस इज व्हाट इट इज. नाउ एक केस है ओवरट्रिक वर्सेस डेविड का. इसमें क्या हुआ था, तो इसमें एक्चुअल में एलियन एनिमी वाली चीज ही हुई थी. अगर तुम लोग देखोगे 1916 का केस है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो एक पार्टी है वो लीज में आते हैं, है ना, लीज का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. अब सामने वाली जो पार्टी वो रेंट नहीं दे रही थी तो केस कर देते हैं, और क्या होता है कि बाद में पता पड़ता है कि जो डिफेंडेंट है वो बिलोंग करता है टू जर्मनी. अब क्योंकि ये जो केस है ये वर्ल्ड वॉर के टाइम का है, तो उस टाइम पर जो मद्रास हाई कोर्ट में ये केस लगा था, तो उस टाइम पर ब्रिटिश एम्पायर यहाँ पर था और एलियन एनिमी घोषित कर दिया था जर्मनी को. तो ये बोला गया कि भाई ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना आपस में, ये क्योंकि एलियन एनिमी के पर्सन के साथ है तो ये इनकम्पिटेंट पार्टी है और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वैलिड ही नहीं है. तो ये वैलिड ही नहीं है तो फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, एंड देयरफॉर देयर विल बी नो लीज, देयर इज नॉट अ लीज कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दी पार्टीज. ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. आगे बढ़ता हूँ. लास्ट इज फ्री कंसेंट, है ना. फ्री कंसेंट समझते हैं हम लोग. ठीक है, फ्री कंसेंट क्या होता है. सो फ्री कंसेंट के साथ आप लोगों को एक चीज समझनी चाहिए, विच इज कंसेसस एड इडम. क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं कंसेसस एड इडम. कंसेसस एड इडम इसका मतलब होता है मीटिंग ऑफ माइंड्स, है ना. मीटिंग ऑफ माइंड्स, मीटिंग ऑफ माइंड्स. क्या बोल रहे हैं भाई, मीटिंग ऑफ माइंड्स. कंसेंट देना मतलब, और फ्री, पहले तो कंसेंट क्या होता है, तो कंसेंट होता है जब भी कोई अपनी हामी भरता है ना. और कंसेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हाँ बोल देना, उसका मतलब कि भाई उसने जो उसको प्रपोजल मिला है उसकी जब वो एक्सेप्टेंस दे रहा है तो उसको मालूम है कि वो किस चीज की दे रहा है. दोनों के बीच में देयर इज अ सेम सेंस सेम माइंड, कि जैसा प्रपोजल दिया गया है बिल्कुल डिट्टो वैसी की वैसी एक्सेप्टेंस दी गई है. दोनों एक दूसरे के माइंड को समझ पा रहे, दे हैव सेम माइंड, दे आर एट द सेम लेवल, है ना. तो बोला जाता है कि ये कंसेंट है. तो टू और मोर पार्टीज आर सेड टू कंसेंट व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस. सेम थिंग को एग्री करते हैं सेम सेंस में. फ्री कंसेंट क्या होती है, तो तुम्हारा सेक्शन 14 जो है वो बोलता है कि भाई कंसेंट, फ्री कंसेंट को डिफाइन करता है सेक्शन 14, एंड इट सेज अ कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय, मतलब उसमें ये एलिमेंट्स नहीं हो. फ्री कंसेंट तब कहलाएगी जब कंसेंट में ये सारी चीजें ना मिली हुई हो. इनको विशिएटेड एलिमेंट्स बोलते हैं. इनको क्या बोलते हैं, विशिएटेड एलिमेंट्स. क्या बोलते हैं, विशिएटेड एलिमेंट्स, है ना. विशिएटेड एलिमेंट्स जो बेसिकली ऐसे एलिमेंट्स जो किसी कंसेंट को विशिएट कर देती. ठीक है, सेक्शन 15 जो है वो बताता है, तो 5 चीजें. पहली चीज कोअर्जन. कोअर्जन इज जब किसी की एक्सेप्टेंस जो है वो फोर्सफुली ली जाती है. हम लोग इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे. अनड्यू इन्फ्लुएंस सेक्शन 16 में बताता है. अनड्यू इन्फ्लुएंस में जब दो पार्टीज के बीच में कोई एग्रीमेंट हो रहा है और जो सामने वाली पार्टी है वो डोमिनेंट पोजीशन में है ना, और वो जो सामने वाले का एक्सेप्टेंस है उसको इन्फ्लुएंस कर रही है अपने डोमिनेंस से,
तो माना जाता है देयर इज एन अनड्यू इन्फ्लुएंस। फ्रॉड क्या होता है? तो फ्रॉड तब होता है जब कोई पार्टी ये जानते हुए कि कोई चीज ट्रू नहीं है, सत्य नहीं है, और वो सामने वाले को बिलीव करवाता है कि नहीं ये तो सत्य है, ये ट्रू है ना, मतलब फ्रॉड करने की कोशिश करता है विद द इंटेंशन ऑफ फ्रॉडिंग दैट अदर पर्सन। तो ये माना जाता है कि सामने वाले की जो एक्सेप्टेंस है वो फ्री कंसेंट के साथ नहीं आई है। मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड में एक डिफरेंस होता है जो हम लोग समझेंगे भी जब अपन लोग इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। सेक्शन 18 में मिस रिप्रेजेंटेशन बताता है। और मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, ये जो पर्सन है जो सामने वाले को प्रपोजल दे रहा है, ऑफर दे रहा है, वो बिलीव करता है कि कोई चीज ट्रू है, वो भी बिलीव करता है, पर एक्चुअल में वो चीज फॉल्स है। पर ये जो पर्सन है ये बिलीव करता है कि ये चीज ट्रू है, और वो सामने वाले को भी बोलता है कि हाँ भाई ये तो ट्रू है, तो सामने वाला इसके ऊपर बिलीव करके एक्सेप्टेंस दे देता है। बाद में पता पड़ता है कि यार ये चीज तो फॉल्स थी, ठीक है, ये चीज तो फॉल्स थी। तो इस कंडीशन को, ये जो एक्सेप्टेंस मिला था इस कंडीशन में, दैट इज सेड टू बी कॉज्ड बाय मिस रिप्रेजेंटेशन। जैसे फॉर इंस्टेंस मैंने किसी पर्सन को पेन बेचा और मेरे को किसी ने ये पेन दिया था, मेरे को बोला था कि भाई ये जो पेन है ये बहुत ही बढ़िया पेन है, ये शाका लाका बूम बूम वाला पेन है, इसको अगर तुम लोग कुछ बनाते हो तो फिर इससे जो चीज है वो असल में आ जाती है, या फिर ये पेन जो है वो इससे एग्जाम में लिखते हो अगर तो एग्जाम में फुल मार्क्स मिलते हैं, ठीक है, ऐसा मेरे को बोला गया था। और मैं भी बिलीव करता हूँ, मेरे को लगा हाँ ये तो सत्य है क्योंकि मैंने भी एग्जाम में लिखा, इससे तो मेरे को फुल मार्क्स आए, ठीक है। तो मैंने सामने वाले को बोला भाई ये पेन जो है बहुत बढ़िया, मैं तेरे को दे देता हूँ, इससे तू एग्जाम में लिखेगा तो तेरे को फुल मार्क्स आते हैं, ठीक है। तो सामने वाले ने बिलीव कर लिया, उसने मेरे को पैसे दे दिए और उसने पेन ले लिया, वो फेल हो गया, ठीक है। तो डेफिनेटली अब वो कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको सीज कर सकता है, बेसिकली वापस से रिवर्सल कर सकता है, ये बोल सकता है कि, और क्यों? क्योंकि जो उसको एक्सेप्टेंस मिली थी दैट वाज थ्रू मिस रिप्रेजेंटेशन। मेरे को भी, मैंने उसको मिस रिप्रेजेंट करा है किसी तरीके से, दैट इज द क्रक्स, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। जब अपन लोग इसको डिस्कस करेंगे डीप में तो हम लोग और ढंग से इसको समझने की कोशिश करेंगे। एंड द लास्ट इज मिस्टेक सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 20, 21 एंड 22। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट जो करा गया है उसमें कोई भी मिस्टेक है ना, तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो अगर मिस्टेक होता है तो ये माना जाता है कि भैया जो कंसेंट है वो फ्री कंसेंट नहीं है, ठीक है। नाउ तो हम लोगों ने फ्री कंसेंट देखा और हम लोगों ने देखा कॉम्पिटेंट पार्टीज। इसके बाद आता है लॉफुल कंसिडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट। लॉफुल कंसिडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट जो है वो हम लोग समझेंगे, है ना। सेक्शन 23 जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, उसमें बताता है लॉफुल कंसिडरेशन क्या होता है और लॉफुल ऑब्जेक्ट। तो लॉफुल ऑब्जेक्ट बेसिकली कि भाई जो कॉन्ट्रैक्ट करा जा रहा है वो जिस कंट्री में करा जा रहा है वो लॉफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि भाई तुम ड्रग्स बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो कि यहाँ चल तू भाई ये ड्रग्स जो है ये मेरे लिए लेकर आना, मैं तेरे को 2 लाख रुपए दूंगा ना, दैट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, है ना। अब कोई उसके लिए कोई डिफॉल्ट कर जाता है पैसे का, तो वो जाके केस नहीं कर सकता कि यार ये ड्रग्स तो ले लिया लेकिन इसने मेरे को पैसे नहीं दिए ना, दैट कैन नॉट बी डन, ठीक है। तो दैट इज फॉर द लॉफुल ऑब्जेक्ट, है ना, तो वो नहीं किया जा सकता। सिमिलरली लॉफुल कंसिडरेशन भी, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए। एंड द लास्ट इज की दैट द एग्रीमेंट मस्ट नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वाइड। तो देयर आर सर्टेन एग्रीमेंट्स जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड है कि ये वाइड होंगे, जैसे एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। इन रिस्ट्रेंट मतलब रोकने वाला। तो अगर कोई भी पर्सन किसी के साथ एग्रीमेंट करता है कि भाई तू शादी मत करना तो मैं तेरे लिए ये करूंगा, तो वो जो एग्रीमेंट है वो इन इटसेल्फ इज वाइड, वो वाइड एब इनिशियो है, वो हो ही नहीं सकता। वैसे ही किसी माइनर के साथ अगर कोई एग्रीमेंट करता है तो वो वाइड एब इनिशियो है ना। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड या एग्रीमेंट्स बाय वे ऑफ वेजरिंग। वेजरिंग क्या होता है? सट्टा लगाना, ठीक है। तो वो भी हमारे इंडिया के कानून के तहत वो वॉइड है ना, शून्य है। तो वो एग्रीमेंट्स कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएंगे। यही बेसिक था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है इससे रिलेटेड प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। आई ट्राई कि मैं आप लोगों को कमेंट्स में आंसर कर सकूं। और अगर आप लोग बिल्कुल मुझे सजेस्ट करना कि कौन से टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं, आई ट्राई कि मैं पहले वही टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, definitely that will also help us to grow. Thank you so much everyone. God bless you all.